नमस्कार क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में और एक बड़ा प्रश्न लेकर हाजिर हैं हम। आखिर और कितनी धमकी देगा चीन? कितनी बार वही बात दोहराएगा? कितनी बार अपने आप को यह यकीन दिलाएगा कि भारत उसकी धमकियों से रत्ती भर भी नहीं डर रहा है? लेकिन चीन है कि मानता नहीं। एक बार फिर से उसने भारत को देख लेने की धमकी दी है। उसकी सेना के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा है कि बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल संसद में साफ कर चुकी हैं कि चीन बर्दाश्त की सीमा छोड़े और सरहद की सीमा देखे। आखिर चीन चाहता क्या है? और जो चाहता है वो करता क्यों नहीं? और जो करता है वो कहता क्यों नहीं? चीन ने भारत के खिलाफ जो जुबानी जंग छेड़ रखी है उसके कई चेहरे हैं, कई भाषाएं हैं, कई इरादे हैं और कई रंग हैं। अगर वो डोकलाम में सड़क बनाने से रोक देने को वाकई अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है और ये भी कि ये हमला उसे बर्दाश्त नहीं, तो सवाल है कि इस वाक युद्ध का क्या मतलब? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। भारत या तो अपनी टुकड़ी को पीछे खींच ले, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। भारत की सेना तो पीछे नहीं हटेगी। अगर डोकलाम में जमे हुए भारतीय सेना के पांव चीन को बर्दाश्त नहीं, तो बीजिंग बता दे कि उसकी बर्दाश्त की हद कब टूटेगी, क्योंकि भारत की सरकार कह चुकी है ये अंगद के पांव हैं, हटेंगे नहीं। पुस्तक जैसी किसी मुद्रा के इंतजार में था। पानी पानी हुआ चीन करता भी तो क्या करता, उसने अपनी सेना के प्रवक्ता को आगे कर दिया। पीएलए ने पुरानी बात दोहरा दी। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। भारत या तो अपनी टुकड़ी को पीछे खींच ले, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। इस धमकी का असर न तब हुआ था और न अब होना था। दरअसल चीन अपने ही बुने हुए फंदे में फंस गया है। हर बार उसने बातचीत से पहले सेना पीछे हटाने की शर्त रखी। हर बार भारत ने इसे दरकिनार किया और हर बार वो अड़ जाता। उसे ये कतई उम्मीद नहीं थी कि भारत इस शर्त को रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। कहा जैसी जुबान वैसा जवाब। उसे लग रहा था कि जैसे अब तक भारत धैर्य के साथ उसके बेवकूफाना बयानों को बर्दाश्त करता रहा है, वैसे ही आगे भी चुपचाप सुनता रहेगा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नई दिल्ली का धैर्य अब चूक रहा है। डोकलाम पर लपलपाती उसकी जीभ पर सरकार के इरादों पर विपक्ष ने भी अपने यकीन का वजन रखा। चीन की समझ में आ चुका है कि ये चालें अब भारत को चिंतित नहीं करती, उल्टा उसका मजाक उड़ता है। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए धमकी को विदेश नीति बना लेने वाला जिनपिंग का देश सदमे में डूबा हुआ है। डोकलाम उसकी कूटनीति का वह डूबा हुआ द्वीप बन चुका है जिस पर दुनिया हंस रही है। आज तक ब्यूरो। दरअसल चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर भारत कैसे हमको चुनौती दे सकता है। ये उससे पच नहीं रही है बात। चीन की सेना की नई धमकी दरअसल बहुत पुरानी हो चुकी है। भारत पर दबाव बनाने का चीन का यह तरीका भी बहुत पुराना पड़ चुका है। अलग अलग समय पर चीन के अलग अलग विभाग डोकलाम पर भारत को धमकी देते रहे हैं। कभी चीन का विदेश मंत्रालय, कभी चीन की सेना, तो कभी चीन की सरकार का अखबार। भारत को अब इन धमकियों की आदत हो चली है। बार बार देख लेने की भाषा और फिर चुपचाप बैठ जाने की उसकी मजबूरी से दुनिया में उसकी साख पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चीन बार बार इस तरह के बयान देकर अपनी फजीहत क्यों करा रहा है? क्यों अपनी कूटनीतिक नाकामियों के मुनादी पीट रहा है बीजिंग? कभी पीएलए, कभी विदेश मंत्रालय, कभी ग्लोबल टाइम्स, तो कभी थिंक टैंक। डोकलाम पर चीन की हालत उस कमजोर लड़ाके की तरह हो गई है जो खींच में बार बार देख लेने की धमकी देता है और अपने पांव पीछे खींचने के लिए मौके देखता रहता है। पूरा सिलसिला है चीनी हिमाकतों का, विदेश मंत्रालय का, पीएलए का, ग्लोबल टाइम्स का, विचारकों का, सरकार का।
शुरुआत विदेश मंत्रालय ने की। 28 जून को उसके एक अफसर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डोकलाम चीन का हिस्सा है। इसमें कोई विवाद नहीं है। डोकलाम क्षेत्र प्राचीन काल से चीन के पास रहा है, यह भूटान का नहीं है। भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस चुप्पी को चीन ने हमारी कमजोरी समझ लिया। नतीजा अगले ही दिन उसके प्रवक्ता फिर चढ़ बैठे। गेंग शुआंग ने 29 जून को कहा कि भारत द्वारा उठाया गया कदम 1890 की संधि के साथ एक विश्वासघात है तथा अतीत की सरकारों की ओर से वहां अपनाए गए रुख के साथ भी धोखा है। हम चाहते हैं कि भारत संधि का सम्मान करे और तत्काल अपनी टुकड़ियों को वापस बुलाए। भारत सरकार ने बिना कुछ कहे हुए इससे सीधे इनकार कर दिया। उल्टा डोकलाम में भारतीय सैनिक और मुस्तैद हो गए के साथ सामने आ गया। डोकलाम पर भूटान के अधिकार की तरफदारी पर उसने कश्मीर का राग छेड़ दिया और डोकलाम पर भारत के रुख को विश्वासघात बताने वाले गेंग शुआंग ने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। 12 जुलाई 2017 को उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात ने दुनिया का काफी ध्यान खींचा है। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष तनाव को आगे बढ़ाने से बचेंगे। इसने भारत के सब्र का इम्तिहान ले लिया। भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दे में अपनी नाक घुसेड़कर उसने अपनी नीयत दुनिया के सामने बेपर्दा कर दी थी। इसके बाद तो झड़ी लग गई। 24 जुलाई को सबसे तीखा बयान लेकर आए पीएलए के एक नामालूम से कर्नल साहब। पर्वत को हिलाना आसान है, लेकिन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को हिलाना मुश्किल। अगले दिन विदेश मंत्री खुद ही सामने आ गए। डोकलाम पर उनकी धमकी कुछ और तीखी और सीधी हो गई। 25 जुलाई 2017 को वांग यी ने कहा कि इस गतिरोध का समाधान बहुत आसान है। भारत को ईमानदारी से अपनी सैन्य टुकड़ियां पीछे बुला लेनी चाहिए। इसके बाद की कहानी यह है कि शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए चीन को खुद ही एक भारी भरकम डोजियर जारी करना पड़ा कि डोकलाम से भारत अपनी टुकड़ी छोटी कर रहा है। दुनिया की नजरों में अपनी साख बचाने के लिए उसने कहा कि भारत ने अपने सैनिकों की संख्या 400 से घटाकर 40 कर दी है। भारत सरकार ने फौरन इसका खंडन किया। कहा जितने 23 जून को थे उतने ही आज भी हैं, 400 के 400। इसके बाद से चीन चुप है। आज तक ब्यूरो। दरअसल ताकत भारत की यह है कि जमीन पर चीन को चीन की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, लेकिन हां, उसकी गुंडई को लेकर उसकी जुबान में बात करना भारत का सलीका नहीं है। आज तक पहला और इकलौता हिंदी न्यूज चैनल है जो डोकलाम के सबसे नजदीक जाकर रिपोर्टिंग कर आया है। ठीक सुना आपने, डोकलाम के बेहद नजदीक। अब जरा टेलीविजन पर एक एक चीज ध्यान से देखें आप, क्योंकि डोकलाम में चीन और भारत के बीच जारी तनातनी के बीच आज तक की टीम भूटान में हा घाटी तक पहुंची, जहां से डोकलाम की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। लेकिन डोकलाम तक जाने की ना तो सेना के अलावा किसी को इजाजत है और ना ही कोई डोकलाम पहुंच सकता है। लेकिन उसके नजदीक क्या हालात हैं, खुद देखें आप। This is not your area. No. This is our area. This is our area. And you are doing trekking, patrolling your area. जहां चीन दिखा रहा है भारत को आंखें, And जहां चीन कर रहा है भारत से युद्ध का अभ्यास, जहां मिलती है भारत, चीन और भूटान की सीमा, जहां आमने सामने खड़े हैं भारत और चीन के सैनिक। आज तक आपको लेकर चलेगा भूटान की हा घाटी में, जहां से डोकलाम घाटी का सफर सिर्फ और सिर्फ पैदल तय किया जाता है। आज तक पहला न्यूज चैनल है जो अब तक डोकलाम के सबसे नजदीक पहुंच सका है, वो भी भूटान में। तो चलिए शुरू करते हैं भूटान का सफर और आपको लेकर चलते हैं डोकलाम के बेहद नजदीक भूटान की हा वैली के सफर पर। आज तक पहला हिंदी न्यूज चैनल है जिसने भूटान में दाखिल होकर डोकलाम के सबसे नजदीक जाने की ठानी। आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने पहले भूटान के पारो शहर का सफर तय किया और फिर वहां से डोकलाम के सबसे नजदीक
हा घाटी का सफर शुरू किया। पारो नगरी में आपको हर वो चीज मिलेगी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ एक एयरपोर्ट भी है। भूटान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। ऐसे में पारो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही दूर है पारो। थिम्पू के साथ साथ पारो का उतना ही महत्व है जितना थिम्पू का भी है। पारो की महत्वता ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होने के कारण यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सैलानी भी बहुत आते हैं और चीन हमेशा भूटान पर अगर नज़र रखे है तो वो पारो और थिम्पू पर भी पैनी नज़र बनाए रखता है। मैं इस समय हूँ पारो में और पारो से आगे बढ़ेंगे तो आपको हम लेकर जाएंगे हा की तरफ। हा यहाँ से करीब 60 से अधिक किलोमीटर दूर है। अभी बारिश शुरू हो चुकी है, मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन आपको वहाँ ले जाकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ज़मीनी सच्चाई क्या है। हा घाटी में सफर करने के लिए आज तक को भूटान के प्रशासन और सेना से विशेष अनुमति लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्थानीय लोगों और उनके रिश्तेदारों को ही जाने की अनुमति। पारो से हा के सफर के दौरान करीब 40 किलोमीटर लंबे रास्ते पर हमें कोई भी दूसरी गाड़ी नजर नहीं आई। आज तक पहला न्यूज चैनल है जो आपको इस रास्ते से लेकर जाएगा और आपको दिखाएगा कि आखिरकार क्या है सच्चाई चीन की। भूटान के जरिए हम पहुंचेंगे डोकलाम वैली के सबसे करीब और आपको बताएंगे कि सही तस्वीर आखिरकार है क्या और क्या है चीन के मंसूबे। भूटान के पारो से हा घाटी का सफर करीब 80 किलोमीटर लंबा है, लेकिन पहाड़ी रास्ते और मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से हमें हा घाटी पहुंचने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगा। और फिर आखिरकार हम भूटान की हा घाटी पहुंच चुके थे। मैं इस समय हूँ हा डिस्ट्रिक्ट में और मेरे पीछे है हा वैली, जो आपको बताएगा कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। इसके आगे अगर जाना है तो सीमा तक जाने के लिए सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा और वहां जाने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ सेना को है। यहाँ तक पहुंचना भी लगभग असंभव है, लेकिन आज तक एकमात्र ऐसा चैनल है जो यहाँ पहुंचकर आपको वो पहली तस्वीरें दिखा रहा है कि आखिरकार डोकलाम और भूटान के बीच क्या चल रहा है। तस्वीर आपने देखी, तैयारियां शायद आपको समझना है, लेकिन आपको बता दें तैयारियां भी भरपूर हैं। आज 2 शहीदों के शव घर पहुंचे हैं, मेजर कमलेश पांडे और सिपाही तेन सिंह। कमलेश पांडे उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले थे और 2012 जून में उन्होंने फौज को ज्वाइन किया था। तो तेन सिंह हिमाचल के स्पीति के रहने वाले थे और 2012 सितंबर में उन्होंने फौज को ज्वाइन किया था। पूरे सैनिक सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन इसके पहले जब उनका शव उनके पैतृक गांव में पहुंचा तो पूरा इलाका शोकाकुल हो चुका था। हल्द्वानी के रानीबाग घाट की सीढ़ियों से जब शोक की यह बारात गुजरी तो आसमान की आंखें भी गीली हो गईं। बादलों ने अपना आंचल खोल दिया, धरती अपनी सिसकियों के सोखते में बदल गई और पहाड़ की गुनगुनाती हुई हवाएं गमों के चीड़वन से गले लगकर रो पड़ी बेसाख्ता। सेज सजाओ साखिया, शहीद का डोला आया है। ऐसे ही बिलख पड़ते हैं दृश्य जब अपने शौर्य के तिरंगे में एक शहीद का शव मातृभूमि से 2 गजी जमीन का अंतिम उपहार मांगने पहुंचता है। ऐसे ही दारुण रुदन में बदल जाते हैं रास्ते, गलियां और चौबारे जब एक वीर सिपाही शहादत की चादर ओढ़कर अपनी धरती के चरणों में लेट जाता है। अनंत की ऐसी हर यात्रा अंतिम विदाई को आसक्ति के अंतिम आलाप में बदल देती है। आबाद रहो मेरे देश, भय हम और लोक के वासी। पता ही नहीं चले कि यह मृत्यु का मंडप है या विजय के दुंदुभे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बृहस्पतिवार को एक मुठभेड़ के दौरान मेजर कमलेश पांडे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शहीद के पिता ने अपने आंसू पोंछ लिए, पूछा जब लड़ते जवान हैं, मरते जवान हैं, तो पाकिस्तान से आर पार ही क्यों नहीं कर लेते। सरकार को मैसेज यही देता हूँ कि वो डर रही है पाकिस्तान से। क्या लड़ने वाले सैनिक हैं, जवान हैं, वो लड़ते हैं, ये क्यों डर रही है?
दे उनको हुक्म, भाई वार पार करो, एलसी क्रॉस करो और बंद कर दो। हिसाब किताब इनका मिलिटेंसी वाला हो जाएगा, बंद मिलिटेंसी का बिल्कुल। यही है सरकार के लिए हिसाब किताब, और सरकार पता नहीं क्यों मंत्र पड़ती है। एक तरफ मातम, दूसरी तरफ गुस्सा, तीसरी तरफ इंतजार और चौथी तरफ उम्मीद। भावनाओं के चौरास्ते पर आदमी होने का मतलब ही बदल गया था। आसमान पर इतरा रहा था हिंदुस्तान, लेकिन सियासत से शिकायत का क्या। ये एक शाश्वत शिकायत थी जो हर शहादत के साथ तनकर खड़ी हो जाती है। मेजर कमलेश पांडे के साथ ही शोपिया में सिपाही तेंजिंग चुलतिन भी शहीद हुए हैं। श्रीनगर की सैनिक छावनी में लाहौल स्पीति के सपूत का ताबूत जमीन पर रखा गया तो घाटी सहमी हुई थी। तो क्यों नहीं रुकती ये रवायतें, ये शहादतें, ये सियासतें? जवाब राजनीति जाने, लेकिन हर कफन हमारी करुणा को कुरेद जाता है, हर ताबूत हमारी तमन्नाओं को रौंद जाता है, हर शोक धुन हमारी संवेदना को छील देती है। पता नहीं ये रवायत है या चाहत, लेकिन हर शहादत मादर हिंद के माथे की बिंदी है जिसकी लाली पर इतराता है मुल्क, महफूज है हम। आज तक ब्यूरो। भारतीय फौज में इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है और इसी इज्जत की खातिर इतिहास गवाह है, जिस पलटन का जवान या फौजी शहीद होता है वो जवाब जरूर देती है और करारा जवाब देती है। विदेश मंत्रालय ने चीन की तनातनी पर एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। क्या कहा है, आइए देखते हैं। तो हमारी स्थिति में कोई उसमें परिवर्तन नहीं है। जो हमारी अप्रोच है, जो विदेश मंत्री ने कहा है, वो हमारी अप्रोच है, वो हमारी सोच को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। भारत ने अपना चीन के साथ रुख साफ किया। इधर चीन ने तिब्बत पर फायरिंग कर एक बार फिर मामले को सुलझा दिया है। तस्वीरें चीन पोर्ट्रे कर रहा है, चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसको कूटनीति के लिहाज से कहा जाता है पॉस्चरिंग। वो करने की कोशिश कर रहा है कि हम तैयार हैं। 迅速对预定目标实施火力打击。 देखिए आप चीन की तैयारियों का जायजा यहां पर, खासकर ये चीन की तैयारियों से ज्यादा चीन को ये दिखाने की कोशिश है, बताने की कोशिश है कि किस तरीके से वो एक कड़ा कदम भी उठा सकते हैं। और अक्सर ये तैयारियों का हवाला दिया जाता है, अक्सर ऐसे गोले दागे जाते हैं चीन की तरफ से। क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में आप जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके होश फाख्ता कर देगी, क्योंकि आपकी जिंदगी से हर रोज ताल्लुक रखने वाली खबर है। हिंदुस्तान की लाइफलाइन भारतीय रेलवे। हम सभी अक्सर आए दिन ट्रेन का सफर करते हैं। इस दौरान कई बार ट्रेन में मिलने वाला खाना भी खाते हैं। हम सब जानते हैं कि ट्रेन में मिलने वाले खाने की घर के खाने से तुलना नहीं की जा सकती। ये पता है, ये सच है, लेकिन लंबे सफर में कई बार पेट भरने के लिए मजबूरी हो जाती है, लिहाजा साफ सफाई और गुणवत्ता से मजबूरी में समझौता कर लेते हैं। लेकिन अगर ट्रेन के खाने में कॉकरोच और छिपकलियां मिलने लगे तो आप ये खबर जरूर देखें। अंडा बिरयानी का ये निवाला अगर मलय ठाकुर के हलक से नीचे उतर गया होता तो ट्रेन के सफर के बीचों बीच ही उनके आखिरी सफर की टिकट भी कट सकती थी। वो तो किस्मत थी कि खाने से पहले ट्रेन में परोसे गए खाने की उन्होंने अच्छी तरह से जांच परख कर ली। अंडा बिरयानी की प्लेट में ये जो काली काली चीज दिखाई दे रही है वो दरअसल कॉकरोच है, जिसे ट्रेन की पेंट्री कार ने बिरयानी के साथ ऐसे परोस दिया मानो अंडा बिरयानी के साथ कॉकरोच फ्री हो। कॉकरोच वाली बिरयानी के सदमे से बाहर निकलने के बाद मलय ठाकुर ने पेट की कुलबुलाहट पर काबू पाया और खाने की तस्वीर लेकर सीधे रेल मंत्री को ट्वीट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सतना स्टेशन में जब ट्रेन पहुंची तो जांच के लिए अधिकारियों की फौज धड़धड़ाते हुए मलय ठाकुर वाले कोच पर चढ़ गई।
मेरा एक अंडा एक बिरयानी मैंने ऑर्डर किया था, उसमें कॉकरोच निकला ना। कौन से स्टेशन में मिला था आपको? पाटलिपुत्र से आगे निकलने के बाद 12 बजे के आसपास। ऑर्डर आपने यहाँ पेंट्री में दिया था कि बाहर से लिया था खाना आपने? पेंट्री में लिया था। किसको दिया था वो, नाम वगैरह कुछ लिया आपने? नहीं। आप कहाँ से आ रहे हैं? पटना। मलय ठाकुर के साथ जो हुआ ठीक ऐसा ही वाकया हफ्ते भर पहले भी हो चुका है। पूर्वा एक्सप्रेस जैसी वीआईपी ट्रेन में एक शख्स को वेज बिरयानी के साथ मरी हुई छिपकली परोस दी गई थी। दवा हमारे एक फ्रेंड ने पटना हाई कोर्ट के, उन्होंने हमको ला के दिया। जी जी। बाद में कैटरिंग वाले ने फिर एक दवा मंगा के, हमने जो मैसेज किया था ये दिया। कम से कम आपकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपकी एक टीम आके पटना में दवा दे जाएगी। बाद में DRM दानापुर थे, उनसे बात की थी तो उन्होंने बक्सर में फर्स्ट एड मिला था। वो तो भला हो नए जमाने की तकनीक का, जिसने रेल मंत्री तक पहुंच इतनी आसान बना दी। मोबाइल फोन से ही फोटो खींचकर चट से ट्वीट किया और उधर से रेल मंत्री का फरमान आया तो अगले ही स्टेशन पर अधिकारी दौड़ पड़े। वरना आप अंडा बिरयानी में कॉकरोच लेकर भागते रहिए। पेंट्री इंचार्ज से लेकर टीटी और स्टेशन मास्टर तक मजाल है कि कोई आपकी बात भी सुन ले। शिकायत के चक्कर में ट्रेन छूट जाए सो अलग, लेकिन ये मत सोचिएगा कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जमाने में शिकायत करना आसान हो गया है तो समाधान भी उतनी ही फुर्ती से निकल आएगा। ट्विटर पर शिकायतों का पुलिंदा लगता जा रहा है और भारतीय रेल कॉकरोच छिपकली वाला खाना लेकर शान से दौड़ी जा रही है। इस बात की रत्ती भर गारंटी नहीं है कि अगली बार ट्रेन के सफर में ऐसे खाने से आपका सामना नहीं होगा। तो अगली बार जब भी ट्रेन का खाना खाइए, ट्विटर पर प्रभु के गुण जरूर गाइए। जबलपुर में योगी तारा के साथ आज तक ब्यूरो। हैरानी की बात तो यह है कि इस बीच खबर आई कि किसी एक बड़े अधिकारी ने कहा कि आप अपना खाना घर से लेके जाया करिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ये सवाल खड़ा कर रहे तो हम कहेंगे कि फिर जो टिकट के दाम हैं उसमें से इतना काट लिया करिए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक इटारसी है। 250 रेलगाड़ियां स्टेशन से रोज गुजरती हैं। 1.25 लाख मुसाफिरों के लिए स्टेशन पर जब आज तक ने खाना बनते देखा तो उबकाई आ गई। सरकारी कैंटीन में चारों तरफ गंदगी, सारा खाना खुला हुआ, कटी हुई सब्जियों से दुर्गंध और मुसाफिर वही खाना खा रहे थे। हैरत यह है कि रेलवे को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। इस पीले तरल पदार्थ को दाल कहते हैं। इस दुर्गंध युक्त सफेद सामान को आलू कहते हैं। इस सतरंगे डिब्बे को मसालदान कहते हैं और इस बजबजाती हुई ठोस वस्तु को बिरयानी कहते हैं। क्या कहा? देखा भी नहीं जाता तो जाइए अपनी नाक की जांच करवाइए, आंख की जांच करवाइए और आंत की जांच करवाइए। भारतीय रेल को अपनी इस भिनभिनाती हुई मक्खियों वाली भोज्य परंपरा पर नाज है। रेल पर चलती गाड़ी बोले छुक 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 छुक, थाली देख मुसाफिर बोले धुक 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 धुक। खाना तो कुछ खास नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादातर हम लोग घर से ही कैरी करते हैं खाना जो भी है। और हम रेस्टोरेंट को तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि घर में खाना मिलता है खाने को तो। और इस ट्रेन की जैसा खाना के बाद में बोला जाए तो खाने लायक तो नहीं होता है बिल्कुल भी, चाहे अपनी कोशिश कर लीजिए। पानी दातु बिल्कुल पानी जैसा होता है और क्या बोलूं, बस खाना मिला तो कैसा होता है कि प्राइस के हिसाब से खाने लायक नहीं होता है। इस नज़ारे को नजर भर कर देख लीजिए और पुराने मोहल्ले की तीसरी गली के माशूक का चेहरा दिल में बसा लीजिए। तभी ये तरल गरल और ठोस पदार्थ गले के नीचे उतरेगा, वरना खाने की हिम्मत दवाखाने पहुंचा सकती है। अब स्टेशन का नाम भी जान ही लीजिए, इटारसी। 24 घंटे में कोई 250 रेलगाड़ियां यहां से गुजरती हैं। मतलब हर 5 मिनट पर एक रेलगाड़ी। 1.25 लाख मुसाफिर रोज इटारसी का खाना चखते हैं और खाते क्या हैं आपने देख ही लिया। इस खाने को देखकर एक डायलॉग याद आता है, बहुत याराना है, रेलवे का गंदगी से बहुत याराना है।
स्टेशन की बिल्डिंग देख लेंगे तो शाहजहां फेल लगेगा। ऐसी ऐसी बुर्जें हैं कि बुर्ज खलीफा वाले सोचते होंगे असल नजारा तो यहाँ का है, लेकिन अगर कहीं इसकी रसोई में पहुंच गए तो पेट को आंत पर अफसोस होगा, आंख को नजारे पर और जीभ को स्वाद पर। लेकिन मुसाफिरों का क्या है? सुरेश प्रभु मच्छर मक्खी छिपकली तिलचिट्टा जो परोस देंगे भूख का मारा खाएगा ही। जितेंद्र वर्मा, इटारसी, आज तक। एक अपना अनुभव आपको बताता हूं। एक छोटे बच्चे को कल ट्रेन पर रिसीव करने में गया, उसके परिवार के साथ। उसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आए। डॉक्टर को दिखाया तो पता लगा कि जो ट्रेन की कंबल और जो तकिया था उससे एलर्जी हो गई। ऐसा नहीं है कि रेलवे की कैंटीन और रसोई का यह मंजर सिर्फ इटारसी स्टेशन का है। देश के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों में कैंटीन का यही हाल है। हमारे साथ देखिए कुछ स्टेशनों की हकीकत। आप ट्रेन में बैठे बैठे इन स्टेशनों से जरूर गुजरे होंगे। मुमकिन है कि कुछ खरीददार कुछ खरीद कर खाया भी होगा, लेकिन वो खाना कहां से और कैसे आता है ये आपने अब तक नहीं देखा होगा। देखकर जी घिनघिना जाएगा। पेट में जो कुछ है वो गले तक उछाल मारने लगेगा। जी हां, यह है भारतीय रेल और ये है भारतीय रेल में मिलने वाले खाने की रसोई। ट्रेन में अपनी बर्थ में बैठकर चमचमाती सिल्वर फॉइल में लिपटा रेलवे का खाना देखकर अगर आपकी भी जीभ लपलपाती हो तो ये तस्वीरें अच्छे से देख लीजिए। हाल इलाहाबाद स्टेशन की रेलवे कैंटीन का है। इडली डोसे के घोल में रसोइये की ये डुबकी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। डोसे का तवा जिस कपड़े से साफ किया जा रहा है वो गंदगी में ऐसा डूबा है कि कपड़े का अस्तित्व ही खो चुका है। ये मंजर आपको डोसे से तौबा न करा दे तो कहिएगा। समोसा चावल बस। यात्री जो ट्रेनों में बैठते हैं, हाँ उन्हीं के लिए हाँ। रोटी चावल वगैरह नहीं, क्या क्या नाश्ते में क्या? यही दो चीज, समोसा चावल। समोसा चावल। रसोई से बाहर निकलें तो स्टेशन पर बिकने वाले खाने की हकीकत भूख ही मार डालेगी। खुले में बिकने वाले खाने पर भिनभिनाती मक्खियां और खाने के स्टॉल के नजदीक ही खुला पड़ा कूड़ेदान। लेकिन लंबी दूरी की गाड़ियों में सफर कर रहे भूख के मारे यात्री आंख बंद करके यही खाना हलक से नीचे उतारते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं। नहीं, क्वालिटी थोड़ी हल्की है, लेकिन आप देखिए इसका भी थोड़ा सा रंग कैसा है, तो उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है। लेकिन हाइजीनिक भी नहीं लगता और मजबूरी में खा लेते हैं। बिल्कुल भाई, पैरामीटर ऐसे तय करना मुश्किल है, लेकिन अप टू मार्क तो नहीं है। कानपुर स्टेशन का ये फ्रूट जूस स्टॉल तो मानो साक्षात बीमारियों की दुकान है। गिलास पर भिनभिनाती मक्खियां, खुले फलों पर मक्खियां, फलों के कचरों पर मक्खियां, हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां। ये सर बंद है, ढक्कन लगा ऊपर। रिकॉर्ड में है। बीमारी फैलती कि नहीं? जी सर, इसी में ढक्कन लगा हुआ है। नीचे कुछ नहीं, इसमें तो पहले से लगा हुआ था। बिल्कुल रखना चाहिए, रखते हैं बंद करके देखिए। लेकिन इस तस्वीर के ठीक उलट कानपुर स्टेशन पर कमसम रेस्टोरेंट में जैसे ही आप अंदर जाते हैं लगता है किसी और दुनिया में पहुंच गए। ये फर्क है पैसों का। जी हां, कमसम रेस्टोरेंट IRCTC का पार्टनर वेंडर है जिसे रेलवे स्टेशनों पर खाना बेचने का ठेका मिला है, लेकिन इसके लिए आपको रकम ज्यादा चुकानी होगी। एक्चुअली भी सारी चीज़ कवर अप है, चारों तरफ से बंद है, कोई अंदर खुला नहीं, कोई सारे ग्रिल्स पे नेट लगे हैं, सारी चीज़ें, कोई बाहर से कुछ आ भी नहीं सकता। बस जैसे पैकिंग डाला और तुरंत उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी। मतलब बिल्कुल साफ है, भारत में और भारतीय रेलवे में अगर साफ सफाई और बुनियादी सुविधाएं भी चाहिए तो पैसे खर्चने होंगे। आम जनता के लिए कैटल क्लास की रवायत तो बहुत पहले ही तय कर दी गई है। इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव और कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।